दुनिया में जब हिंदुस्तान का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है कि खेती प्रधान देश हिंदुस्तान, किसान प्रधान देश हिंदुस्तान। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी है जो खेती पर निर्भर करती है, जो पूरी दुनिया को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। जो खेती करती है वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी में सबसे बड़ा देश चाइना है। हिंदुस्तान चाइना को भी अपने चावल, दाल और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सप्लाई करती है, जो हर साल बेचती है। मगर आज किसानों का जो हाल है, पिछले 2 महीने से लॉकडाउन के समय जो किसानों के ऊपर ये कानून पारित कर दिया गया, एक काला कानून पारित कर दिया गया। इस कानून के खिलाफ किसान पिछले 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब किसानों ने प्रदर्शन दिल्ली तक ले गए, 26 नवंबर को उन्होंने कह दिया कि इस प्रदर्शन को हम दिल्ली जंतर मंतर तक ले जाएंगे और हम जंतर मंतर से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे इन कानूनों को खत्म नहीं किया जाता। उसे ये काला कानून आखिर समझ क्यों रहे हैं? काला कानून किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों के लिए कोई भी कानून पारित नहीं किया, सिर्फ किसानों को बर्बाद करने की बात इन कानूनों में की गई है। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस इस कानून से लाभ उठाएंगे। मगर कॉरपोरेट हाउस इस कानून से लाभ उठा कैसे सकते हैं? आज मैं कहानी के द्वारा आपको बताऊंगा कि कॉरपोरेट हाउस को, बड़े बड़े व्यापारियों को इन छोटे छोटे कानूनों से होता क्या है। कॉरपोरेट हाउस सरकार के लिए मात्र एक छोटा कानून है, मगर किसानों की जिंदगी और मौत का ये सवाल है। पूरी जिंदगी के लिए बर्बादी और आबादी का कानून है, मौत और जिंदगी का कानून है। इस कानून से ही उनका ये भविष्य तय होगा कि तुम्हारी आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो सही से जी पाएंगी या नहीं। सिर्फ यही एक ऐसा कानून है जहां एमएसपी खत्म कर दी गई, एपीएमसी मंडी को खत्म कर दिया गया और ऐसे ऐसे कानून पारित कर दिए गए, ऐसे ऐसे इसमें लॉ हैं, ऐसे ऐसे रूल हैं जो किसान शायद सहन नहीं कर पाएंगे। जब ये कानून पारित किया गया तो ना किसी विपक्ष से पूछा गया, ना किसी किसान नेता को बुलाया गया। अब किसान नेताओं की 5 चरण की मीटिंग ये कर चुके हैं, मगर उसमें अभी कोई हल नहीं निकला। 9 दिसंबर 2020 यानी कल छठे चरण की बैठक होनी है, किसानों के साथ बातचीत होनी है। उससे पहले किसानों ने आज 8 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल रखी है, जिसमें सभी विपक्ष पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। और तो और यहाँ कुछ ट्रांसपोर्ट यूनियन ने, ऑटो यूनियन ने, कार यूनियन ने और बहुत सारे मजदूर यूनियन ने भी यहाँ इनका, किसानों का समर्थन किया गया है। किसानों की सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि किसानों ने ये जो धरना रखा है वो डेली चल रहा है 26 नवंबर के बाद, मगर ये जो देशव्यापी हड़ताल या चक्का जाम कह सकते हैं, ये किया है सिर्फ सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति कंपनी जाना चाहते हैं सुबह 11 बजे तक चले जाओ, और जो कंपनी से या अपने किसी भी रोजगार से आना चाहते हैं वो 3 बजे के बाद आ सकते हैं। हमें किसी को परेशान करने का इरादा नहीं है, ना हम किसी को परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह आप मजदूर हो, आप अपनी कंपनी में, आप अपने किसी भी कारोबार में मजदूरी कर रहे हो, उसी तरह हम खेती में मजदूरी करते हैं। किसान क्या है? किसान किसके लिए कमा रहा है? किसान सरकार और कॉर्पोरेट हाउस के लिए कमा रहा है। एक मैं छोटी सी कहानी यहाँ सुनाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं बात करूँगा इन एमएसपी और एपीएमसी मंडी के बारे में। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं एक कॉर्पोरेट हाउस की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, मेरी आपसे यही विनती है। एक शहर में एक व्यापारी आ जाता है। व्यापारी कहता है कि मुझे बंदर चाहिए। उस गांव में बंदर बहुत ज्यादा थे। सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये व्यापारी पागल हो गया क्या? बंदर का आखिर करेगा क्या? बंदर क्या होगा क्या? ना तो बंदर किसी चीज में इस्तेमाल किया जा सकता, ना किसी कंपनी में इस्तेमाल किया जाता, ना इसकी कोई तस्करी हो सकती, तो बंदर का करेगा क्या? मगर किसान, गांव के किसान लोग थे, मजदूर लोग थे, उनको मतलब क्या है कि यह करना क्या है। तो उसने कहा कि मैं बंदर 200 रुपये में खरीदूंगा। जो बंदर पकड़ के लाएगा, जो तुम्हारे गांव में है, जंगल में है, जो बंदर पकड़ के लाएगा उसको मैं 200 रुपये दूंगा। किसान, जो व्यापारी आया हुआ था, बहुत सारे बंदर उसने इकट्ठा कर लिए और एक जाल में बंद कर दिए। जब बंदर कम रह गए तो उस व्यापारी ने एक ऐलान कर दिया कि जो बंदर पकड़ के लाएगा, मैं उस किसान को, उस मजदूर को 500 रुपये दूंगा एक बंदर के, जो बंदर पकड़ के मुझे लाकर देगा।
वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बंदरों को ढूंढने लगे और बंदर 500-500 रुपए में बंदर उसे बेचने लगे। यहां तक की हालत यह हो गई कि गांव के सारे बंदर, शहर के सारे बंदर, जंगल के सारे बंदर खत्म हो गए। पूरे के पूरे बंदरों को उस व्यापारी ने खरीद लिया। जब बंदर नहीं थे तो उसने कहा कि अब मुझे बंदर की और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अब मैं शहर जा रहा हूं और जैसी वहां रिक्वायरमेंट बंदर की होती है मैं आपको बताऊंगा, और अगले जो बंदर हैं आने वाले कल में जो हम बंदर खरीदेंगे, आप बंदर के इतने इंतजाम कर लो, मैं 1 महीने 15 दिन 20 दिन के लिए शहर जा रहा हूं और मैं 1000 रुपए में आपके सभी बंदर को खरीद लूंगा, जितने भी आप बंदर इकट्ठा करोगे। और अपने बंदरों को एक दूसरे, अपने जो एक उसका नौकर था, उसका कोई शागिर्द रहा होगा, उसको उन बंदर को दे के चला गया कि जब ये कोई भी इन बंदरों को खरीदने आए तो आप इस बंदर को 700 रुपए में बेच दो। किस जो मजदूर थे, गांव के भोले भाले लोग थे, वो सोचने लगे यार जब वो व्यापारी आ जाएगा तो हमारे बंदर को 1000 रुपए में खरीदेगा और हमें ये जो बंदर मिल रहे हैं ये 700 रुपए में मिल रहे हैं, तो हमें 300 रुपए का फायदा तो फिर भी है, ना पकड़ने की टेंशन, ना कोई प्रॉब्लम, आसानी से हमारा काम हो जाएगा। 300 रुपये 10-15 दिन की बात है, 10-15 दिन अपने पास रख लेंगे, जब वो व्यापारी आ जाएगा उसको हम 1000 रुपये में बंदर बेच देंगे, 700 रुपये में हम बंदर खरीद लेते हैं। गांव के लोगों ने व्यापारी के पास जितने भी बंदर थे सब के सब बंदरों को 700 रुपये में खरीद लिया, और जो व्यापारी का शागिर्द था वो शहर चला गया व्यापारी के पास। व्यापारी शहर से नहीं आया वापस। जब किसानों ने थोड़ा उसके बारे में पता किया, थोड़ा जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा पागल बना गया, ये कोई बड़ा बिजनेसमैन है जो हमारे ही प्रोडक्ट, हमारे ही बंदरों को पहले हमसे खरीदा, फिर हमको ही 700 रुपये में बेच दिया और हमसे वादा कर गया कि तुम्हें 1000 रुपये में उस बंदर को मैं खरीद लूंगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अब ये यहाँ देखिएगा, 200 रुपये में कुछ बंदर खरीदे, कुछ बंदर 500 रुपये में खरीदे, एवरेजन 350 रुपये में उसने हर बंदर को खरीद लिया और उसने बंदर 700 रुपये में उसी गांव वालों को बंदर को बेच दिया। इसे ही असली कॉर्पोरेट कहते हैं, असली व्यापारी कहते हैं, जो आज हमारे साथ हो रहा है। आज हमारी जो एक भुट्टा है, एक मक्का की एक कुकड़ी जो हमसे खरीदी जाती है, वो 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये तक ही सिर्फ खरीदी जाती है, मगर जब वो हमको दी जाती है, जब वो हमको भून के या बाजारों में, मॉल में, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश या ऐसे ऐसे बड़े बड़े मॉलों में जब हमको दी जाती है तो 20 रुपये की 30 रुपये की दी जाती है। जो गेहूं हमसे 12 रुपए से 15 रुपए खरीदा जाता है, वही गेहूं, वही कच्चा गेहूं, जबकि उसको कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया गया अभी, उसी कच्चे गेहूं को हमें बिग बाजार या रिलायंस फ्रेश या ऐसे ऐसे बड़े बड़े मॉल के बड़े बड़े स्टोरों में वही गेहूं 45-50 रुपए किलो हमें दिया जाता है। तो ये सारा फायदा जो है ये किसे है? जो ये कॉर्पोरेट हाउस को सारा फायदा, पूरा का पूरा जो फायदा दे दिया गया वो कॉर्पोरेट हाउस को दे दिया गया। हमसे सब्जी खरीदी जाती है 2 रुपये 3 रुपये किलो, मगर जब हम शाम को उसी सब्जी को खरीदने जाते हैं तो वही सब्जी, वही प्याज हमें 80 रुपये किलो जब हमसे खरीदी जाती है तो मात्र 2 रुपये किलो। तो ये है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ देश के किसानों को बर्बाद करने का एकमात्र कारण है, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को, बड़े बड़े जमाखोरों को कामयाब करने का, जिनसे ये मोटा पैसा लेते हैं। सरकारें मोटा पैसा इकट्ठा करती हैं, चाहे वो टैक्स के रूप में ले, चाहे ब्रांड के रूप में ले। मगर आम आदमी इस चीज को समझ नहीं पा रहा। जब आम आदमी इस चीज को समझ पाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर धरने दिए जाते हैं, मगर धरने की सुनता कौन है? आज पूरी दिल्ली को चारों तरफ से बंद किया हुआ है, मगर सरकार के कितने नुमाइंदे ऐसे हैं जो मिलने गए, जो किसानों से मिलने आए। वो केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में किसानों के बढ़ने के लिए मना कर दिया, आज अपनी राजनीति चमकाने के लिए वही केजरीवाल किसानों के पास जाता है और किसानों का समर्थन करता है। वही कांग्रेस सरकार जो इस बिल को 2012 में लाना चाहती थी, आज वही सरकार, कांग्रेस सरकार इस किसानों का समर्थन करती है। वही भारतीय जनता पार्टी जो इस बिल का विरोध कर रही थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाती है। ये क्या है? ये कॉर्पोरेटों को, बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की सिर्फ एक चाल है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार आई हुई हो, सभी ने हमेशा किसानों के साथ धोखा किया है। जब किसान चक्का जाम करते हैं, किसान विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाता।
जब किसान कहते हैं कि दिल्ली किसकी है, दिल्ली भी तो हमारी है, मगर उन किसानों को दिल्ली के से बाहर रखा जाता है। आज वही किसान जाड़े में, सर्दी में, जो ऊपर से पाला पड़ रहा है उसमें मर रहे हैं, कोहरे में मर रहे हैं, मगर उन किसानों की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उन किसानों की सुनने के लिए कोई तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसान आज खालिस्तानी बताए जाते हैं। जो लोग एनआरसी सीए का विरोध करते हैं उन्हें पाकिस्तानी बताया जाता है। जो किसान, जो पंजाबी, उन्हें खालिस्तानी बता दिया गया। जो मजदूर, उन्हें देशद्रोही बता दिया गया जो तुम्हारा विरोध करते हैं। मगर जो सरकार की बात करता रहे, सरकार की तारीफ करता रहे, सरकार के गलत को भी सही बताता रहे, उसको तुम सिर्फ देश हित में काम करने वाला और देशभक्त मानते हो, और सब तुम्हारी नजरों में देश विरोधी हैं। देशभक्त कौन है? हर वो इंसान देशभक्त है जो सरकार के खिलाफ खड़ा होकर अपनी मांगों को मानने के लिए सरकार को मजबूर करे और सरकार से अपना हक मांगने की औकात रखता हो। वो हर व्यक्ति, हर बंदा, हर किसान, हर मजदूर, हर इंसान देशभक्त है। देशद्रोही वो हैं जो किसानों के समर्थन में बात करें, समर्थन में न बात करें, किसानों के विरोध में बात करें। जो तुम्हारा पालनहार है, जो तुम्हारा अन्नदाता है, जब तुमने उसको ही रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, आज लाखों किसान अपने घर को छोड़कर रोड पर पड़े हैं, सर्दी में पड़े हैं। रोज किसानों की लाशें उठ रही हैं, रोज किसान शहीद हो रहे हैं, मगर तुम्हें बात करने का समय नहीं है। तुम 2 महीने से बात करने क्यों नहीं गए? अब हर 3 दिन में, 4 दिन में तुम क्यों किसानों को बुला रहे हो? अगर किसानों को तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो कि तो ये इस कानून में कोई समस्या नहीं है, या किसानों के उस कानून को खत्म करने की कोशिश करो जो कानून किसानों के लिए असल में तुमने बनाया है और जो कानून बिल्कुल गलत है। सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए, मगर सरकार का विरोध करने की मजबूरियां जब आ जाती हैं, जब सरकार हिंदुस्तान के उन 70% लोगों के खिलाफ कानून बनाकर तैयार कर दे और मात्र 1% लोगों के लिए वो कानून बनाया जाता हो, उन कॉरपोरेट घरानों के लिए, जो कॉरपोरेट घराने से पूरे हिंदुस्तान की आप सरकार सत्ता को चला रहे हैं, जिन कॉरपोरेट घरानों को से आपकी सत्ता को चला रहे हैं। आप आज बिजनेस को, आज आप सरकार को नहीं चला रहे, आपकी सरकार को वो कॉरपोरेट घराने चला रहे हैं जो मात्र हिंदुस्तान में 1% है। आज किसान अपनी मांग के लिए सीमाओं पर पड़ा है। दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा। जब विरोध प्रदर्शन करता है उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। जब विरोध प्रदर्शन करता है उस पर पानी की बौछारें, ठंड में पानी की बौछारें गिरी जाती हैं। जब विरोध प्रदर्शन करता है तो उस पर आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं। जब वो चक्का जाम करने की बात करता है तो वह देशद्रोही हो जाता है। जब वो अपने हक की बात करता है तो वो खालिस्तानी हो जाता है। सरकार आखिर चाहती क्या है? अगर सरकारों को यही फैसला करना है, यही बात करनी है, तो इन हिंदुस्तान के 70% लोगों को बैठकर समझाओ कि तुम्हें इस बिल से, इस कानून से फायदा क्या होने वाला है। शायद उन 70% लोगों में 2% लोग भी, 1% लोग भी ऐसे हों जो आपके कानून को समझ सकें, जो आपका समर्थन कर सकें। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में 1% किसान भी ऐसे होंगे जो आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि ये कानून सिर्फ और सिर्फ किसानों की बर्बादी का अंत है। ये कानून किसानों की आत्महत्या करने को मजबूर करता है। ये कानून वो कानून है जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर आज़ादी से पहले थोप दिया गया था। अपने आज़ादी के बाद हमारे ऊपर ये कानून थोप दिए गए। जो हम मुगल काल में हमारे किसानों भाइयों के ऊपर, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के ऊपर हुआ करता था, जो अंग्रेज़ों के काल में हम हिंदुस्तानियों के ऊपर, हम किसानों के ऊपर हुआ करता था, वही कानून आज तुमने हमारे ऊपर पारित कर दिए गए। हम कल भी गुलाम बन कर रहा करते थे, आज भी हमें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का मतलब क्या है? हिंदुस्तान को आज़ाद देश क्यों कहा जाता है जब हमें इनकी गुलामी ही करनी है, इन कॉरपोरेट घरानों की गुलामी करनी है, इन बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस की, इन बड़े बड़े राजनेताओं की गुलामी ही करनी है? तो इस आज़ादी के नाम को क्यों हमारे साथ जोड़ा जाता है? आज़ादी का जिसने समर्थन किया, आज़ादी में जिसने अपना हिस्सा लिया, आज़ादी में अपने औलादों को, अपने आप को शहीद किया, आज उनका नाम नहीं आता। आज नाम आता है तो आपका नाम आता है। आप कहते हैं कि हमने ये किया था आज़ादी के समय। अरे भाई, आपने कुछ नहीं किया था आज़ादी के समय। आज़ादी के समय भी 80 से 90% उन किसानों ने समर्थन दिया था, उन किसानों ने पैसा दिया था आज़ादी की जंग लड़ने के लिए कि तुम आज़ादी की जंग लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज उन किसानों को बर्बाद करने की मुहिम चलाई जा रही है। उन किसानों की ज़मीनों के साथ, उन किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है।
अगर किसानों के साथ धोखा नहीं है तो कल आकर ये कहो, कल आपकी छठे चरण की बैठक है, कल आकर आप ये कहो कि इस कानून को बिल्कुल ख़त्म किया जाता है, एमएसपी लागू की जाती है, एपीएमसी मंडी कानून को ख़त्म किया जाता है। हम जब मानेंगे कि आप किसान विरोधी नहीं हैं, आप किसान हित की बात करते हैं। किसान चाहता है कि मुझे भाई डबल फ़ायदा नहीं चाहिए, मुझे जो मिल रहा है वही चाहिए, मगर आप कहते हो नहीं नहीं, हम तो आप क्या है दोगुनी करने वाले हैं, हम तो आपको डबल पैसा देने वाले हैं, और उस डबल पैसे के चक्कर में, उस लालच के चक्कर में हमें बर्बाद कर दिया गया। हमारी आय जो पहले थी उससे भी आधी आकर रुक गई। जिस तरह नेटवर्किंग के लोग सिर्फ एक दिन में हमें अरबपति बनाने के ख्वाब दिखाते हैं, उसी तरह सरकारों का काम हो गया है कि हमें एक दो बिल हमारे ऊपर लाद दिए जाएं, थोप दिए जाएं, हमारे ऊपर पारित नहीं किए जाएं। हमारे ऊपर जो थोपे बिल जाते हैं, बिल थोपे जा रहे हैं, उनसे हमें डबल आमदनी की का लालच देकर हमारे ऊपर वो बिल थोप दिया गया, और वही नेटवर्किंग का वहाँ चक्कर घूम जाता है। नेटवर्किंग की बात आती है, जिस तरह नेटवर्किंग में ना आज तक किसी को कुछ मिला है, ना कभी मिलने वाला है, उसी तरह इन बिलों से सिर्फ हमें समझाया तो जा सकता है कि आपकी आय दुगनी हो जाएगी, मगर इन बिलों से हमें मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए किसान समझदार है। हिंदुस्तान का किसान इतना पागल बेवकूफ़ नहीं है। हिंदुस्तान का किसान कल भी समझदार था, हिंदुस्तान का किसान आज भी समझदार है, और वो धरना देता रहेगा जब तक ये कानून ख़त्म नहीं हो जाते। और मैं और मेरी पूरी टीम इन किसानों का समर्थन करती है, सरकार का विरोध करती है, सिर्फ और सिर्फ इस कानून के ऊपर। वोट हमने भी सरकार को दी है। हमने वोट सरकार को सिर्फ इसलिए नहीं दी कि तुम हमारे ऊपर इस तरह के गंदे गंदे, बुरे बुरे और ऐसे ऐसे कानून स्थापित कर दो जो शायद हम सह न सकें, हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं। जब किसान की दिल की आवाज़ सुनी जाती है तो वो रोता है। किसान अपने आप को कोसता है कि तैने कहाँ जन्म ले लिया, किस घर में जन्म ले लिया। तैने किसान के घर में जन्म ले लिया, जहाँ तेरी ना तो जन्म अच्छा था, ना तेरा बुढ़ापा अच्छा है, ना आने वाला तेरा कल बढ़िया होगा, ना तेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। वो कल भी खेती करते थे, वो कल भी इनकॉर्पोरेट हाउस के गुलाम थे, वो आज भी इनकॉर्पोरेट हाउस के गुलाम होने वाले हैं। अगर हमें इस गुलामी से बचना है तो हमें धरना देना होगा। अगर हमें इस गुलामी से बचना है तो ये जो हमारे ऊपर काले कानून थोपे गए हैं, इन काले कानूनों को ख़त्म करना होगा सरकार को। और मैं वादा करता हूँ कि सरकार को इन कानूनों के बारे में बात करनी होगी, इन काले कानूनों में संशोधन करना होगा, और किसानों के खिलाफ न जाकर किसानों के हित की बात करके सरकार को किसानों का साथ देना होगा। और आज नहीं तो कल ये होने वाला है, ये कन्फर्म है, किसानों का साथ सरकार देगी। अब ये देखना है वो आज देती है, कल देती है, 10 दिन में देती है, या 2 महीने बाद देती है, मगर कानूनों में संशोधन करना होगा और सरकार करेगी। अब ये देखते हैं, उस समय का हमें इंतजार रहेगा जब सरकार कानूनों में संशोधन करे और किसानों को बिठाकर उनसे पूछे कि तुम्हारी क्या क्या समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं पर गौर करे, उन सभी समस्याओं का समाधान करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे, क्योंकि एक साथ किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान सरकार शायद करे, और जैसे ही सरकार उन समस्याओं का समाधान करती है तो फिर से ये देश हरा भरा हो जाएगा, फिर से ये देश विरोधी नहीं रहेगा, फिर से ये देश तुम्हें ही वोट देगा, फिर से ये देश तुम्हें ही जिताकर सरकार में भेजेगा, फिर से ये देश एक जय जवान जय किसान का नारा एक अच्छे ढंग से दे सकेगा। इसलिए किसानों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करना है और किसानों के साथ मिलजुल कर खड़े होना है, किसानों के साथ चलना है, किसान के साथ सोना है, जागना है, सर्दी में मरना है, जीना है। हमें जो करना है, जब तक ये आंदोलन चलता है, हमें किसानों के साथ रहना है। और सरकारी नुमाइंदों को भी किसानों के साथ चलना चाहिए, क्योंकि वो भी किसान के बेटे हैं, वो भी किसान के भाई हैं, वो भी किसान के पुत्र हैं, उनका कहीं ना कहीं रिलेशन ताल्लुक़ किसानी से है। तो सरकारों को इसके बारे में जल्द से जल्द, जितना जल्दी समझ आ जाए, जितनी जल्दी सरकार इसके बारे में बात कर लें उतना बेहतर होगा। क्योंकि अगर सरकार इसके बारे में बात नहीं करती तो ये मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि जो धरने पर बैठे हैं वो किसी खास कौम से नहीं है, उनका एक ही धर्म है, वो है किसानी, वो है खेती। वो किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध नहीं है, उनका सिर्फ एक धर्म है, खेती। और वो उसी धर्म से वहाँ बैठे हैं, और सभी धर्मों के लोग वहाँ बैठे हैं, और सिर्फ वो इसीलिए बैठे हैं कि हम इस काले कानून को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर दें, और अपने बच्चों में जाकर दोबारा से अपनी ज़िंदगी को जिस तरह व्यतीत कर रहे थे उस तरह व्यतीत करें, उस तरह अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार सके। धन्यवाद।